वी वांट टू डिस्प्ले सिमिलर फंक्शन या फिर एट्रीब्यूट और प्रोपोजिशनल फंक्शन अमंग सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, तो हम उनको क्वांटिफाई करके एज अ प्रेडिकेट फंक्शन के तौर पर डिस्प्ले कर रहे होते हैं या फिर राइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस था क्वांटिफाई करने का प्रोपोजिशंस को। उसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर था और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि जब हम लोग देखते हैं कि वो प्रेडिकेट फंक्शन अगर सारे ही डोमेन की वैल्यूज़ पर या फिर ऑब्जेक्ट्स पर फुलफिल हो रहा होता है तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर प्रेडिकेट फंक्शन जो है हमारा, वो अगर कुछ पर्टिकुलर डोमेन की वैल्यूज़ या ऑब्जेक्ट्स पे फुलफिल हो रहा हो और कुछ पे ना हो रहा हो, तो हम उसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, बट आई थिंक इसको जो पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वगैरह वो हम लोग इंशाल्लाह एक फिजिकल क्लास से स्टार्ट होगी उसमें करेंगे। देन वी बिकॉज वी हैव अ निगेशन, उसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। देन वी हैव सम नेस्टेड क्वांटिफायर एज वेल। तो ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल सा टॉपिक हो जाता है जो कि यूँ स्लाइड्स को जस्ट स्किप करके नहीं समझाया जा सकता। सो जब हमारी इंशाल्लाह ट्यूसडे को क्लास होगी इन यूनिवर्सिटी, तो हम लोग इंशाल्लाह क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं इस यहाँ से थोड़ा सा स्किप करूँ क्वांटिफायर्स को। वी विल स्टार्ट टुडे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस बेसिकली, बिकॉज ये थोड़ा आप लोगों को प्रोपोजिशंस वगैरह क्लियर भी हैं और इक्विवेलेंस लॉ से आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग रूल्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस से। ठीक है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हमारे पास बेसिकली आप लोग खुद भी जानते होंगे कि इन्फर मीन्स टू डिसाइड टू एक्सट्रैक्ट सम कंक्लूजन समथिंग। ठीक है, इन्फर का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको अगर मैं लेट सपोज मैं ये कह दूँ कि बारिश हो रही है और बादल भी हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि क्या है बेसिकली, तो आप यकीनन कुछ ना कुछ इससे जो है कोई ना कोई एक मीनिंग इन्फर करेंगे कि अच्छा बादल हैं, बारिश हो रही है, इसका मतलब कि आज बारिश वाला मौसम है बेसिकली। कुछ इस तरह से आप कोई ना कोई मीनिंग इन्फर कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से जो मैंने आपको दिए हैं बेसिकली। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे कि आज बारिश हो रही है, बादल हैं, एट्सेट्रा। तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस भी हमारे पास कुछ ऐसे ही रूल्स हैं जब आपके पास कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एंड जब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मैं बेसिकली कह रही हूँ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होगी ना कोई एक, जैसे कि आज बारिश हो रही है, टुडे इट इज़ रेनिंग, तो ये एक प्रोपोजिशन हो गया मेरे पास। ठीक है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर इसी तरीके से उसके आगे मैंने एक और प्रोपोजिशन दिया कि टुडे इज़ इट इज़ क्लाउडी टुडे, तो ये एक अलग हमारे पास प्रोपोजिशन हो गया। तो इस तरह के जो भी मल्टीपल प्रोपोजिशंस होते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। एंड आफ्टर कंबाइनिंग और कंजंक्टिंग दोज आर्ग्यूमेंट्स, मैं फिर क्या करती हूँ, एक कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ या फिर कोई ना कोई कंक्लूजन इन्फर करती हूँ उससे। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस करती हूँ उससे कि क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या कंक्लूजन ड्राइव हो सकता है। अब वो जो हम कंक्लूजन अप्लाई करते हैं वो बेस करता है आपका कुछ रूल्स की बेसिस पे, और उनको हम बेसिकली रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखिए, मेरे पास सबसे पहला एक आर्ग्यूमेंट आता है कि यू हैव अ करंट पासवर्ड। ठीक है, ये मेरा पहला एक प्रोपोजिशन हो गया। एंड देन दूसरा प्रोपोजिशन मेरा आता है यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। नाउ मैं इन दोनों प्रोपोजिशंस को एज अ आर्ग्यूमेंट कंसिडर करूँगी। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट अब मेरे पास क्या होंगे, वो बेसिकली हो सकता है कि मेरे पास सिंगल प्रोपोजिशन भी हो या फिर मेरे पास वो आर्ग्यूमेंट एज अ लॉजिकल प्रोपोजिशन भी हो सकता है, यानी कि कोई कनेक्टर भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट किस तरह से बना रहे हैं, अब ये दो प्रोपोजिशन है, इनके ऊपर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स बनाए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मैंने उसका एक लॉजिकल बनाया है कि इफ़, ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास इम्प्लीकेशन यूज़ हो रहा है, प्रोपोजिशन तो यही दो हैं, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट्स क्या बनाया। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ़ you have a current password, then you can log on to the network. Now that is my first argument. और next argument मेरे पास क्या है, P, you have a current password। तो कंक्लूजन मेरे पास आ रहा है Q, दैट इज यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करूँ ना कि एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेड स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ना रेड कलर में, ये देखें आप क्या करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, P implies to Q, इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एंड गेट, दैट इज अ कंजंक्शन, एंड यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। और फिर ये जो हम लोग इम्प्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट बेसिकली सेज कि हमारे पास कंक्लूजन अब क्या आ रहा है। ठीक है, इम्प्लीकेशन को जब हम इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो वो होगा देयरफॉर। देयरफॉर यानी कि मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ ना कोई ये कंक्लूजन बता रही हूँ। देयरफॉर इफ दिस दिस दिस, ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हो गए,
अब देयरफॉर के बाद जो मैं बोलूँगी वो मेरा कंक्लूजन होगा हमेशा। और जो हम लोग अगर लॉजिकल स्टेटमेंट में उसको लिखते हैं तो हमेशा इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स अपने क्लोज किए हुए हैं बेसिकली। क्लियर? पहला आर्ग्यूमेंट था P implies to Q, फिर उसको दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने कंजंक्शन गेट के साथ मिला दिया, फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को मैंने क्लोज किया है ब्रैकेट के साथ। अब मैं जो आगे इम्प्लीकेशन लगा रही हूँ दैट इज़ फॉर द कंक्लूजन, यानी कि इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को अप्लाई करके मेरे पास ये कंक्लूजन आ रहा है दैट इज़ Q। और इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो सबसे पहले इंग्लिश में मेरे पास क्या आएगा, इफ़ P implies to Q एंड P therefore Q। therefore के बाद जो भी है वो सारा कंक्लूजन होता है, ठीक है। सो Q आपके पास क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। तो ये जो आप इम्प्लीकेशन अप्लाई करके अब इसका जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये इक्विवेलेंट आएगा Q के बाद, इक्विवेलेंट होगा आपके पास T के, यानी कि टोटोलॉजी। क्लियर? तो अब मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में होता क्या है कि आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट्स एक सिंपल प्रोपोजिशन भी की फॉर्म में भी हो सकते हैं सच एज P, ठीक है, या फिर वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं सच एज P implies to Q। अब हम इन सबको आर्ग्यूमेंट्स को मिलाकर जो लिखते हैं ना, वो उनके दरमियान हम एंड गेट को यूज़ करके लिख रहे होते हैं। अब इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को मैंने एंड कर दिया, और एंड करने की वजह क्या होती है कि जब तक ये वाला आर्ग्यूमेंट ट्रू और ये वाला आर्ग्यूमेंट भी ट्रू नहीं होगा तब तक ये वाली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकती बेसिकली। क्लियर? इसलिए हम लोग एंड गेट लगाते हैं हर आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, यानी कि एवरी आर्ग्यूमेंट एंड गेट का यही होता है ना कि जब दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली ट्रू होंगी तभी ट्रू आता है। तो जब सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलकर ट्रू होंगे जब ही आपके पास ये जो इम्प्लाई होकर जो कंक्लूजन आ रहा है Q, ये Q आएगा आपके पास। और यहाँ पे ये जो हमारे पास डॉट्स लगे हुए हैं, यू ऑल्सो नो कि हमारे पास ये बेसिकली रीड जो है वो एज अ देयरफॉर होते हैं। देयरफॉर मीन्स देयरफॉर के आगे जो भी आप बता रहे हैं दैट इज कंक्लूजन। क्लियर? सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट नंबर 1। नाउ इट इज़ अ आर्ग्यूमेंट नंबर 2, और इनको हम लोगों ने मिला के कैसे लिखा है, एंड गेट से। नाउ ये दोनों मिल के बेसिकली फिर एक कंक्लूजन यानी इन्फर कर रहे हैं दैट इज़ Q। और जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं जब क्या करूँगी, वैलिड प्रूफ करने की कोशिश करूँगी तो मैं इम्प्लाइज टू Q करके देखूँगी तो मेरे पास सारी फिर वैल्यूज़ जो आएंगी वो बेसिकली ट्रू आ रही होंगी। इट मीन्स जो आपके पास टोटोलॉजी जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की जितने भी आपके पास कंक्लूजन या इन्फर होकर आते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक्सप्रेशन एंड में आपको टोटोलॉजी ही रिटर्न करती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। ये वही वाला ही एग्जांपल है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बेसिकली उन्होंने उसकी इंग्लिश ही लिखी है, ये जो आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए थे ना अलग से, ठीक है। Q तो हमारा कंक्लूजन है, उससे पहले ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये दोनों एंड होकर लिखे गए हैं, तो इनको बस इंग्लिश में यहाँ पर बताया मैं कि ये हमारे पास प्रोपोजिशन हम इसलिए अलग अलग करके लिख के दे रहे हैं सो दैट कि हर बच्चा अपनी मर्जी से उसको ABCD ना कर दे, तो हम लोग खुद अलग अलग प्रोपोजिशन लिख कर दे देते हैं। तो फॉर इंस्टेंस पहला आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या आ रहा है, इफ़ यू हैव एक्सेस टू द नेटवर्क देन यू कैन चेंज योर ग्रेड। ये एक आपके पास आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है जिसको हम लोग नॉर्मली एंड लगा देते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट आ रहा है यू हैव एक्सेस टू द नेटवर्क, फिर आगे ये 3 डॉट्स लगा दिए दैट इज एक्चुअली देयरफॉर। नाउ ये जो डॉट लगा दें या फिर अगर देयरफॉर भी लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये अब जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन की स्टेटमेंट है। दीज 2 स्टेटमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ कंक्लूजन। इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट है उनको हम लोग प्रेमिसेस भी कह रहे होते हैं, ठीक है, एक प्रेमिसेस भी है जिसकी बेसिस पे आपका कंक्लूजन आ रहा है। सो यू कैन चेंज योर ग्रेड, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। अब मैं इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को दैट इज P implies to Q एंड Q करके मेरे पास ये बेसिकली P क्यों आ रहा है, P क्या आ रहा है बेसिकली, ये कोई और ही स्टेटमेंट है, यू कैन चेंज योर ग्रेड, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास Q जो आ रहा है बेसिकली कंक्लूजन, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आ रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन सम रूल्स और सम जो हमारे पास लॉ है बेसिकली रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि अगर P implies to Q होगा जो कि यहाँ पे P implies to Q होगा और फिर उसके साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर P होगा तो कंक्लूजन हमेशा Q आएगा। सो नाउ दिस इज सम रूल ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का एक रूल है जिसकी बेसिस पे मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। और वो इस वजह से रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है क्योंकि हम जब इनको हमेशा ट्रुथ टेबल से जब वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा आर्ग्यूमेंट टोटोलॉजी आती है। और मैंने आप लोगों को याद होगा कि टोटोलॉजी का बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सप्रेशन लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट होती हैं उनकी वैल्यूज़ हमेशा ट्रू आती हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, नहीं, अगर उसकी वैल्यूज ट्रू आ रही है उसका मतलब ये है कि ये लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है,
कि P implies to Q and P now implies to Q. अब हम जब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो सारी वैल्यूज ट्रू आ रही मीन्स कि ये जो मैंने इनका रिलेशन बनाया है दैट इज कम्प्लीटली लॉजिकली करेक्ट एक्चुअली. क्लियर? तो इस वजह से हमारे पास ये बेसिकली फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की बेसिस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करें. नाउ वो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है, वो डिफरेंट है आपके पास. डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन पे एज अ आर्ग्यूमेंट उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं आपके पास, इन्फर होते हैं. ठीक है, तो हम रूल्स जो है वो थोड़ा सा अभी आगे चल के देख लेंगे. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो बेटा बता दें, मैं रिवाइज कर दूंगी आप लोगों के लिए. कोई सवाल नहीं है? नो मिस. चलें फिर हम लोग आगे चलते हैं. ओके, ये यहाँ पे दोबारा से इन्होंने थोड़ा सा जस्ट एक मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको लिख के बताया है. P1 इज योर प्रेमिसेस हम कह रहे होते हैं. ठीक है, प्रेमिसेस भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर प्रेमिसेस भी कह सकते हैं ना. ये P1 मेरा पहला कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है लॉजिकल. ठीक है, ये P1 पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, एंड फिर P2 दूसरा प्रेमिसेस या आर्ग्यूमेंट हो गया. इस तरह से एंड करते करते आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके फिर बाय द एंड आपके पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को अप्लाई करते जाते हैं तो आपके पास एंड में कोई ना कोई एक कंक्लूजन आता है. इम्प्लाई करेंगे फिर क्यू आ जाएगी. क्यू यहाँ पे एक्चुअली क्यू नहीं होगा, क्यू इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन लिखा हुआ है. यहाँ पे मैं सी भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे क्यू इज़ नॉट अ प्रपोजिशन, क्यू इज़ एक्चुअली अ कंक्लूजन, सम काइंड ऑफ कंक्लूजन. ठीक है, अब P1 से लेकर Pn तक मेरे पास सारे वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, उन सबको एंड गेट करके मैंने कंबाइन करके रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई कर दूँगी अनटिल अनलेस कि मेरे पास एक फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा. और जब कंक्लूजन पे इम्प्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारे पास टॉटोलॉजी के. क्लियर? सो ये हमारे पास बेसिकली एक तरीका है बेसिकली इसको राइट करने का इन मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, अब यहाँ पर ये हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है. अब यहाँ पर ये बेसिकली ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की फॉर्म में जस्ट इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है. इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्योंकि मैं अगर इसको इस तरह से लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं P और यहाँ पे P इम्प्लाइज टू Q लिख रही हूँ, बीच में मैं एंड गेट नहीं दिखा रही कि है. उसी को ही अगर मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एंड गेट उसके बीच उनके दरमियान जो है वो बेसिकली लगाकर बताना पड़ता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स कंजंक्ट हो रहे हैं बेसिकली. ठीक है, एंड देन उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कंजंक्ट करके जो हमारा आउटपुट आ रहा है दैट अप्लाइज और इम्प्लाइज टू कंक्लूजन, दैट इज क्यू आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे पहला हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है, इट सेज कि इफ़ यू हैव अ प्रेमिसेस दैट इज P. ठीक है, एंड द सेकंड प्रेमिसेस इज P इम्प्लाइज टू Q, देन देयरफॉर कंक्लूजन विल बी Q. ठीक है, उसी को ही टोपोलॉजी की फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है कि P एंड P इम्प्लाइज टू Q इम्प्लाइज Q. ठीक है, अब इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे P ऊपर लिखा है तो नीचे P इम्प्लाइज टू Q लिखा हुआ है. एंड गेट है, हम P इम्प्लाइज टू Q को पहले लिख सकते हैं और P को बाद में भी लिख सकते हैं. कम्यूटेटिव लॉ है, इट डजेंट मैटर. क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा P सबसे पहले हो और फिर P इम्प्लाइज टू Q हो तो तभी आपके पास Q आएगा. इट डजेंट मैटर बिकॉज इनके दरमियान जो है हम कंजंक्शन को यूज़ कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ हम P इम्प्लाइज टू Q को भी पहले लिख सकते हैं एंड बाद में P को लिख सकते हैं. बट द फर्क हमारे पास क्या है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स में जो हमारा ये हाइपोथेसिस वाला वेरिएबल है ना, यानी कि P इम्प्लाइज टू Q में जो P है वो वाला आर्ग्यूमेंट अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट में आए तब इम्प्लाई होगा कि जो इसमें जो कंक्लूजन है वो उसका आउटपुट होगा, वो इन्फर होगा बेसिकली. ठीक है, एंड दिस रूल ऑफ इन्फ्रेंस कॉल्ड मोडस पोनेन. पोनेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रपोज करना, किसी चीज़ की फेवर करना. ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली जब P इम्प्लाइज टू Q कह रहे हैं फिर उसके बाद दोबारा आप कह रहे हैं कि यही हाइपोथेसिस है तो आप प्रपोज कर रहे हैं किसको, यानी कि फेवर कर रहे हैं कंक्लूजन को ही बेसिकली. क्लियर, जो Q हमारे पास आ रहे कंक्लूजन है. सो दैट इज़ योर फर्स्ट रूल ऑफ इन्फ्रेंस. सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस आ रहा है दैट इज निगेशन Q, देन P इम्प्लाइज टू Q. अब ये जो आपके पास रूल है दैट इज मोडस टॉलन. टॉलन मीन्स किसी चीज़ को निगेट करना, रिजेक्ट करना. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स वगैरह हैं, उनकी मीनिंग्स हैं इस तरह से. तो निगेशन, अब देखो P इम्प्लाइज टू Q कहने के बाद फिर मैंने एंड गेट लगा के मैं कह रही हूँ निगेशन Q, यानी कि जिस कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट में मैं ड्रॉ कर रही हूँ P इम्प्लाइज टू Q में, उसी कंक्लूजन को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैं निगेट कर रही हूँ, निगेशन Q. तो ये मेरे पास बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि जो कंक्लूजन है उसको मैं निगेट कर रही हूँ. देयरफॉर जो मेरे पास लॉजिकल आंसर अब इसमें से जो मेरे पास कंक्लूजन ड्रॉ होगा या इन्फर होगा वो होगा निगेशन P. क्लियर? सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज निगेशन Q एंड P इम्प्लाइज टू Q.
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे P implies to Q में जो मेरे पास कंक्लूजन मैं कर रही थी कि P इम्प्लाई करता है Q पे, और फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कह रही हूँ कि नहीं Q नहीं है, तो इसका मतलब है कि टोटोलॉजी की फॉर्म में यानी कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के तहत मेरे पास हमेशा कंक्लूजन यही इन्फर होगा कि निगेशन P भी नहीं है। क्लियर? तो रूल हम इसको निगेशन P से फिर डिनोट कर देंगे। सो दैट योर रूल ऑफ इन्फ्रेंस इज एक्चुअली कॉल्ड मोडस टोलेंट। ओके, थर्ड हमारे पास जो है, आप लोगों ने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी होगी कि ए एंड बी एंड सी, देयरफॉर ए एंड सी, आप लोगों ने इस तरह से ट्रांजिटिव एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैथ्स में या लीनियर अलजेब्रा वगैरह में, जहाँ पे भी आता है सेट्स वगैरह में ज़्यादातर, ठीक है। ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी एंड देयरफॉर ए यूनियन सी, इस तरह से जो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ सिमिलर, जो ये हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है, ये बिल्कुल उसी के ही इक्विवेलेंट है कि हमारे पास पहला आर्ग्यूमेंट आता है कि P इम्प्लाइज टू Q, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है Q इम्प्लाइज टू R। अब जो कंक्लूजन इन्फर हो रहा है, ठीक है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स देखे हमने, दो ब्रैकेट से जो है स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिए, ये दो आर्ग्यूमेंट्स थे। जो इसका कंक्लूजन आ रहा है वो इम्प्लीकेशन अप्लाई करके हमने कहा है कि P इम्प्लाइज टू R, ठीक है। तो ये वही बात होगी जो A एंड B एंड C, देयरफॉर A एंड C। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाले की तरह बेसिकली काम करे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो ऐसे आर्गुमेंट आ जाएं जिसमें दो इम्प्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, यानी कि P इम्प्लाइज टू Q और दूसरा इम्प्लीकेशन है Q इम्प्लाइज टू R, देयरफॉर मेरे पास इसका जो कंक्लूजन आएगा, देयरफॉर ये देखें 3 डॉट्स लगे हुए, देयरफॉर P इम्प्लाइज टू R, तो ये मेरे पास कंक्लूजन आ जाएगा। क्लियर? और इन दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी प्रीमिसेस हैं उनको हमने एंड गेट से कनेक्ट कर दिया। आई होप कि यहाँ तक ये समझ आ रहा है आप लोगों को इनको। ओके, अनदर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो हमारे पास आ रहा है कि अगर P और Q है, फिर आ रहा है एंड निगेशन P, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो वैसे ही एंड गेट कर रहे हैं, और एंड गेट करते हुए एक स्टेटमेंट में कह रही हूँ P और दूसरे वाली स्टेटमेंट में कह रही हूँ निगेशन P, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, निगेशन लॉ हो जाता है P एंड निगेशन P। तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, Q बच जाएगा, तो वो Q आपके पास एक्चुअली कंक्लूजन में आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है इसको हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कह रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, P और Q हमारे पास पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, दूसरे आर्ग्यूमेंट में कह रही हूँ निगेशन P, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास P भी कह रही हूँ और निगेशन P भी कह रही हूँ, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान तो एंड गेट आ रहा होता है, तो ये तो निगेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, यानी कि P और निगेशन P एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट बच जाएगी, Q बचेगी, और वही मेरे पास एक्चुअली इन्फर होगा, यानी कंक्लूजन ऐसा आएगा, ठीक है, देयरफॉर Q। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को हम कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, ठीक है। ओके, अनदर रूल, अच्छा, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है ये हमारे पास आ रहा है एडिशन। इस एडिशन रूल का जो बेसिकली पर्पस है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि मिस हमारे पास आर्ग्यूमेंट में तो खाली P लिखा हुआ है और कंक्लूजन में हमने P की जगह एक और Q भी लगा दिया। ये नॉर्मली होता है ऐसे केसेस में है कि जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स जो हैं यानी प्रीमिसेस जो हैं कम हो, लेकिन आपको जो हमने कहा है कि जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसमें आपको एक से उससे ज़्यादा वेरिएबल नज़र आ रहे हों, सो अकॉर्डिंग टू दैट एडिशन लॉ, फिर आप उन पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना कंक्लूजन में, उनको आप बोरो कर सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में मेरे पास कहीं पे भी Q नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया कि कंक्लूजन में Q आएगा, तो मैं एडिशन रूल के तहत उस कंक्लूजन को एक खुद ही लिख दूंगी P के साथ ही बेसिकली मिला के, ठीक है। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल आगे आएगी, इट विल मेक सेंस टू यू वेल। ओके, फिर उसके बाद जो हमारे पास एक और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस आ रहा है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। नाउ सिंप्लीफिकेशन कहता है कि वही बात है, P एंड Q है तो आप P लिख दें, और अगर P आप मतलब कि डिपेंड करता है कि आपकी कंक्लूजन आपको कौन सा चाहिए, अगर कंक्लूजन आपको P चाहिए तो आप P भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कंक्लूजन Q चाहिए तो आप Q भी लिख सकते हैं, बिकॉज P एंड Q आपके पास हमेशा कोई भी एक आप कंसिडर करते हैं, बोथ आर ट्रू एक्चुअली। क्लियर? तो ये सिर्फ P नहीं होगा, मैं अगर P को इस साइड पे लिख दूँ और Q को इस साइड पे लिख दूँ तो Q भी आ सकता है। सो आपको P और Q में से जो आपका कंक्लूजन आ रहा है आप उसी को ही कंसिडर कर लें बेसिकली। क्लियर? तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करते हैं, कि क्योंकि वरना तो अदरवाइज आपको इन दोनों को ही लिखना होगा ना। तो अगर आपको सिर्फ एक ही कंक्लूजन लिखना है प्रूफ करने के लिए, यानी जो एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे चाहिए उसमें सिर्फ एक ही प्रपोजिशन आ रहा है, एक ही आपके पास आर्गुमेंट एज अ कंक्लूजन आ रहा है, तो आप फिर इसको सिंप्लीफाई करके बोल देंगे कि यही आ गया हमारे पास आर्गुमेंट, ठीक है, दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, कंजंक्शन, दैट इज़ वेरी सिंपल।
अब दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई एज सच लॉजिकल एक्सप्रेशन कनेक्शन यूज़ नहीं हो रहा, तो P है और दूसरा Q है, तो इसको हम लोग P एंड Q कर देंगे, दैट्स इट, इट्स वेरी ईजी। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोल देंगे, इन दोनों को मिला के हमारे पास ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मिस ऊपर तो हम लोग किसी एक को लिख रहे हैं और यहाँ पे हम दोनों को मिला के लिख रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि ऊपर मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे कोई एक प्रोपोजिशन एज अ कंक्लूजन इन्फर करना है, और यहाँ पर मुझे इन दोनों को एज अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हुए मिला के लिखना है बेसिकली, क्लियर। सो देयर इज अ डिफरेंस इन इट, यहाँ पर ये एक ही आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर P एक अलग आर्ग्यूमेंट है और Q अलग आर्ग्यूमेंट है, तो इन दोनों को मुझे कंजंक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो दैट इज माई कंजंक्शन रूल ऑफ इन्फ्रेंस। लास्ट हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन लॉ। रेजोल्यूशन लॉ कोई अगर देखे तो उसको खुद भी समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सेम वही बात हो रही है जैसे हम लोगों ने डिसजंक्टिव लॉ में देखा था कि यहाँ पे P और Q था एंड देन निगेशन P हो रहा था, तो P एंड निगेशन P एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो Q रह जाएगा, क्लियर। सिमिलरली रेजोल्यूशन लॉ में भी क्या होता है कि P और Q फिर निगेशन P और Q, तो यानी कि P और निगेशन P आप अपने आप को क्या कर देंगे, कैंसिल, यार निगेशन लॉ के तहत वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगी, Q और R आपके पास बच जाएगा, दैट इज़ योर रेजोल्यूशन लॉ। तो इस तरह के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे तो उनको हम इन्हीं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के तहत बेसिकली उसकी कंक्लूजन से रिप्लेस कर देंगे। लेट सपोज मेरे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, फिर उन आर्ग्यूमेंट्स में मैं देखूंगी कौन सा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई हो रहा है, उसका जो कंक्लूजन आ सकता है वो मैं लिखूंगी, फिर उसके बाद फर्दर मैं देखूंगी कौन सा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई हो सकते हैं। इस तरह करते करते जब तक हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। कोई सवाल बेटा यहाँ तक? रूल्स आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, पहला रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस था हमारे पास मोडस पोनेंट, ठीक है। सो P इम्प्लाइज टू Q और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था P, तो तब आपके पास कंक्लूजन क्या इन्फर होगा, हमेशा Q होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, लेट P बी द इट इज स्नोई, ये मेरे पास पहला प्रोपोजिशन है एक, और दूसरा प्रोपोजिशन है Q इट विल बी स्टडी डिस्क्रीट, आई विल स्टडी डिस्क्रीट में। ये तो प्रोपोजिशन हुए ना, लेकिन हम लोगों को तो ये आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में चाहिए, यानी कि P इम्प्लाइज टू Q एंड P, तो वो हमने यहाँ लिख दिया कि इफ़ इट इज़ स्नोइंग यानी कि P देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ इम्प्लाइज टू Q आ गया आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये पहला एक्सप्रेशन जो है एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया या फिर फर्स्ट प्रेमिसेस आ गया आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास क्या है, इट इज़ स्नोइंग, ठीक है, फिर Q आ गया आपके पास, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया, इट इज़ स्नोइंग। फिर आगे ये जो 3 डॉट हैं, अब इसके थ्रू हम लोग ये जो डैश लाइन लगाते हैं, पूरी की पूरी लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब कि ये नीचे में आप कंक्लूजन इन्फर कर रहे हैं उससे, इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मिलाकर ये कंक्लूजन इन्फर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है। और वो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कौन सा है, मॉडस पोनेंट, ठीक है। तो अगर ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आगे, इफ इट इज स्नोइंग देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, इट इज स्नोइंग देयरफॉर इट इज स्नोइंग देयरफॉर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, तो इस तरह से आप लोग बेसिकली इसको लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओके। फिर आ जाता है हमारे पास मोडस टॉलन। अब मोडस टॉलन में आपके पास क्या है, निगेशन P हमेशा हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। P इम्प्लाइज टू Q और फिर मैं उसी जो Q है मेरे पास उसको मैं निगेट कर रही होती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निगेट करते हैं बेसिकली, तो निगेशन Q, तो मेरे पास हाइपोथेसिस भी जो है ना पहले आर्गुमेंट का वो भी निगेट हो जाएगा, निगेशन P मेरे पास इसमें से कंक्लूजन इन्फर होगा। सो ये हमारे पास पहला आर्गुमेंट हो गया, इफ़ इट इज़ नोइंग, ठीक है, देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, ये पहला आर्गुमेंट हो गया मेरे पास मॉडस टॉलन के लिए। दूसरा आर्गुमेंट आया, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ, तो इसका मतलब है कि मैं इस कंक्लूजन को पहले आर्गुमेंट में जो मैंने कंक्लूजन दिया है उसी को ही मैं निगेट कर रही हूँ सेकेंड आर्गुमेंट में, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा कि ये हाइपोथेसिस भी गलत हुआ फिर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट स्नोइंग, तो ये मेरे पास मॉडस टॉलन हो गया, क्लियर। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में क्या हो जाएगा, 3 आर्गुमेंट्स हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो पहला प्रोपोजिशन था इट स्नोज, Q था आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, R हमने कह दिया आई विल गेट एन A ग्रेड, ठीक है। अब पहला आर्गुमेंट मेरे पास क्या है कि P इम्प्लाइज टू Q, तो वो मैंने लिखा इफ इट स्नोज देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। अब दूसरा आर्गुमेंट क्या है, Q इम्प्लाइज टू R, दैट इज इफ आई स्टडी डिस्क्रीट मैथ देन आई विल गेट एन A, सही। तो ये 2 आर्गुमेंट्स हो गए मेरे पास, और दोनों में ही देखो इफ कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो याद रखिए जहाँ पे 2 आपके पास इम्प्लीकेशन के एक्सप्रेशन यूज हो रही है दैट इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बेसिकली, ठीक है। ये आपके पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, अब 2 मेरे पास इम्प्लीकेशन के यूज हो गए, नाउ आई कैन कंक्लूड, मेरे पास अब कंक्लूजन क्या आ रहा है, देयरफॉर P इम्प्लाइज टू R, देयरफॉर P क्या था मेरे पास कि इट्स नोज, इफ इट्स नोज, और इम्प्लीकेशन है बेसिकली तो उसी फॉर्म में ही हमने लिखना है, देयरफॉर इफ इट्स नोज देन
और फिर आर आ रहा है आई विल गेट एन ए ग्रेड, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल मैं जस्ट समझा रही हूँ आप लोगों को। देन ये एक हम लास्ट देख लेते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, इसके बाद हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे चलते हैं ताकि आप लोगों को और समझ आए। नाउ डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में क्या था हमारे पास कि पी और क्यू देन निगेशन पी, यानी कि पी एंड निगेशन पी, तो हमारे पास निगेशन लॉ के तहत क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्यू ही बच जाएगा। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाता है, पी था मेरे पास, पी प्रोपोजिशन है मेरे पास कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, और क्यू जो प्रोपोजिशन है वो है आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये मेरे पास दो प्रोपोजिशन है। अब फर्स्ट आर्गूमेंट कहता है कि पी और क्यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, निगेशन क्यू, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास कंक्लूजन क्या आएगा आंसर, देयरफॉर आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ, और ऊपर कह रही हूँ कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, सो दे बोथ विल एक्चुअली कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा वो आएगा आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया। रूल समझ में आ गया आप लोगों को, कोई सवाल तो नहीं है बेटा यहाँ पे? एनी क्वेश्चन, एनी? नो मिस। ओके, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, ये देखिए S1, S2 और SN, ये बेसिकली आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उनको हम कंसिडर करते जाएंगे और बाय द एंड हमारे पास कोई ना कोई कंक्लूजन बेसिकली आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, फॉल्सेस इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हम लोग बेसिकली फॉल्सेस इस तरह से हैं कि मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ, अदरवाइज इट विल बी अ होम टास्क फॉर यू। कि जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि P इम्प्लाइज टू Q है, तो मैं यहाँ पे निगेशन Q क्यों ले रही हूँ, मैं निगेशन P भी तो ले सकती हूँ ना। सो दैट इज़ अ फॉल्सी बेसिकली, ठीक है। आप जो रूल्स के तहत जिस आर्ग्यूमेंट को कंसिडर कर रहे हैं सेकंड, उसकी जगह किसी और चीज़ को लें। सिमिलरली मोड एक्सपोनेंट में मैं कहती हूँ कि P इम्प्लाइज टू Q, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने P क्यों लिया, मैं Q भी तो ले सकती हूँ, मैंने Q ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे पास P बेसिकली उस पर जो है वो टोटोलॉजी आएगा या नहीं आएगा। तो उससे हमें फिर पता चलता है कि नहीं, उस आर्ग्यूमेंट को हमने गलत दिया है और वो एक्सप्रेशन भी जो है वो बेसिकली लॉजिकली इनकरेक्ट है। दैट्स वाई उसका जो ट्रूथ टेबल से आप जब उसको वैलिडेट करेंगे तो ट्रू वैल्यूज़ भी नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इन रूल्स के फॉल्सीज हैं, राइट। तो अभी हम इस पर नहीं जाते, इसको हम लोग इतना नहीं देखते, हम आगे चलते हैं अपना रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज़ करना हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब मेरे पास यहाँ पर ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग अगर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दे भी देना तो हम आपको बता भी देते हैं कि कौन कौन से प्रोपोजिशंस हैं, ताकि हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके से हर बच्चा उन कोई PQRST करके लिख देगा, कोई ABCD लिख देगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम जब भी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी अगर देते हैं तो उसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला प्रोपोजिशन P है, ये वाला प्रोपोजिशन Q है और ये वाला प्रोपोजिशन R है, ठीक है। ये हम लोग अलग खुद से दे देते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल 1 आपके पास आता है कि इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। अच्छा, अब बताने का पर्पस ये है कि ये हम लोग खुद अपनी आसानी के लिए आपको बता देते हैं, लेकिन अगर कहीं पे फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे आप इस चीज़ को पढ़ते हैं और वहाँ पे वो आपको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स में से प्रोपोजिशन सेपरेट करके नहीं बताते कि कौन सा प्रोपोजिशन क्या है क्या नहीं, तो अगर आपके पास इस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ जाए तो पहले आपने इसमें से यूनिक जो प्रोपोजिशंस होंगे ना उनको आपने सेपरेट आउट करना है, फिर उसके बाद आप इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अदरवाइज वरना आपको पता है कि आपको पहले एक वेरिएबल चाहिए, फिर आप वो लॉजिकल एक्सप्रेशन भी उसकी लिख सकेंगे। क्लियर? तो अगर मेरे पास सवाल आता है कि इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, तो पहला प्रोपोजिशन तो ये हो जाएगी कि इट इज़ सनी, क्योंकि ये नोट लगा के निगेट कर दूंगी, तो एक्चुअल जो मेरे पास प्रोपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ सनी, ठीक है। ये एक आपके पास प्रोपोजिशन हो गया कि इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। अब ये एंड गेट है, फिर इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, अब ये दूसरा मेरे पास एक प्रोपोजिशन हो गया। जितने यूनिक आपके पास क्या कहते हैं सेंटेंसेज होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास यूनिक प्रोपोजिशंस बन रहेंगे। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, लॉजिकली पूरा एक आर्ग्यूमेंट है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के तहत अगर हम देखें तो। सो इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है आपके पास कि वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया। इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनोए ट्रिप, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट आ गया मेरे पास। चौथा आर्ग्यूमेंट क्या है कि इफ़ वी टेक अ कैनोए ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट, ये चौथा आर्ग्यूमेंट आया रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के तहत, ठीक है। ये मेरे पास सेपरेट लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ रही हैं और इन सारी एक्सप्रेशन को इन रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में आर्ग्यूमेंट कहूँगी या फिर प्रेमिसेस कहूँगी, ठीक है।
नाउ कैन दिस प्रोपोजिशन लीड टू द कंक्लूजन, इन तमाम को एज अ कंक्लूजन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या यही इसका कंक्लूजन होगा या नहीं होगा, यही कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, इससे इन्फर हो रहा है कि वी विल बी होम बाय सनसेट, राइट। अब अगर मैं आती हूँ आगे, तो मैंने तो सबसे पहले पी क्यू आर एस टी करके जो यूनिक इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स थी उन सबको मैंने एक प्रोपोजिशन वेरिएबल से डिनोट कर दिया। मैंने पी कहा है कि इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, क्यू मैंने कह दिया इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, आर मैंने कह दिया है कि वी गो स्विमिंग, एस मैंने कह दिया वी टेक अ कनॉय ट्रिप, और टी मैंने कह दिया कि वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिकली लिखे हुए सारे के सारे, लेकिन इनमें से मैंने सबको एक्सट्रैक्ट किया एज अ प्रोपोजिशन यहाँ से। ठीक, अच्छा अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अब इनको क्योंकि मैंने प्रोपोजिशन मैंने सेपरेट आउट कर दिया, तो इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन मैं लिख रही हूँ। इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून, तो मेरे पास प्रोपोजिशन क्या था, पी, इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, तो यहाँ पे मैं पी को क्या कर दूंगी, निगेशन पी। ठीक है, फिर आगे आ रहा है एंड, तो मैंने कंजंक्शन गेट लगा दिया। देन इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, ये प्रोपोजिशन क्या था मेरे पास, इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, दैट इज़ क्यू, तो मैंने यहाँ पर क्यू कर दिया। सो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है उसकी मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दी एक तरह से। क्लियर। नाउ अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। वी विल गो स्विमिंग, वी गो स्विमिंग, ये आर हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये नहीं कहिए कि मिस यहाँ पे तो हम लोग फ्यूचर टेंस को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर तो ये प्रेजेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, आपके पास वी, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और स्विमिंग आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है बेसिकली। तो हम इस चीज़ पे जाते हैं, ग्रामेटिकल में इतना हम लोग खास नहीं जाते हैं। क्लियर। सो आर सेज वी गो स्विमिंग, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वी विल गो स्विमिंग। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि ओनली इफ, सो इट मीन्स ओनली इफ से तो इम्प्लीकेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन आ गया। देन इट इज़ सनी, इट इज़ सनी क्या था हम पे, इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मिस यहाँ पे दिस आफ्टरनून भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने गायब कर दी, लेकिन स्टिल है तो वही प्रपोजिशन ना, इट इज़ सनी। सो इट इज़ सनी, तो हम लोगों ने पी से उसको डिनोट कर दिया। सो मीन वी विल गो स्विमिंग, आर ओनली इफ इम्प्लाइज कि इट इज़ सनी पी पे। ठीक है, सो आर इम्प्लाइज टू पी, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट की लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दी हमने। फिर थर्ड पे क्या है, इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, अब ये इम्प्लीकेशन आ रहा है और वो आ भी रहा है प्रोपोजिशन के निगेशन पे, दैट सेज कि स्विमिंग, स्विमिंग वाला कौन सा था, आर, वी गो स्विमिंग। सो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, सो मीन्स आर का निगेट कर दिया हमने, निगेशन आर, और ये इम्प्लीकेशन की बात करें, देन वी विल टेक अ कनॉय ट्रिप। अब कनॉय ट्रिप वाला क्या था कि वी टेक अ कनॉय ट्रिप, दैट इज एस प्रोपोजिशन, तो एस पे ये इम्प्लीकेशन आ गई। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट गो स्विमिंग, निगेशन आर, implies then we will take a Knoy trip, that is S. Clear? अब लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी, लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि इफ वी टेक अ Knoy trip, that is S, then we will be home by sunset, and home by sunset क्या था हमारे पास, T, तो S implies to T आ गया। अब ये देखें, ये मेरे पास पहला आर्ग्यूमेंट था, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये तीसरा और ये चौथा, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज लिखूंगी तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने एंड गेट लगाना है, फिर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी, फिर मैं एंड गेट लगाऊंगी, फिर इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी, फिर मैं एंड गेट लगाऊंगी, फिर इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी, और फिर उसके बाद इन सारे एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट से बंद करके फिर मैं इम्प्लीकेशन अप्लाई करूंगी, और फिर आगे लिखूंगी ये वाला कंक्लूजन टी। क्लियर हो रही है बात, दैट इज माई एक्सप्रेशन बेसिकली। अब ये देखें अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इन तमाम प्रोपोजिशंस को हम यूज़ करें, इन तमाम जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम अगर यूज़ करें तो क्या हमारे पास ये टी, यही वाला कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हाइपोथेसिस के तौर पे भी कह रहे हैं, वही हम लोग इम्प्लीकेशन में यही तो करते हैं कि अगर इन तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको एक साथ अगर मैं लिखती हूँ तो वो मेरे पास एक हाइपोथेसिस की तो फॉर्म बनती है, और फिर अब इम्प्लाई हो रहा होता है वो कंक्लूजन पे, दैट इज़ टी। क्लियर। ये बेटा क्लियर है या नहीं है, बिकॉज ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई सवाल तो नहीं है किसी का। अपने पास एक कॉपी और पेन रखें। अब यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें जो मैंने अभी बताया था, ये पहला एक्सप्रेशन था मेरा लॉजिकल, ठीक है, जो हम लोगों ने निगेशन पी एंड क्यू बनाया, फिर उसको मैंने एंड गेट किया है, फिर उसको आर इम्प्लाइज टू पी, फिर आगे एंड गेट लगाए। अब ये दूसरा प्रेमिसेस या आर्गुमेंट था, ये तीसरा प्रेमिसेस या फिर आर्गुमेंट आप कह दें, एंड गेट, और फिर ये चौथा प्रेमिसेस एंड आर्गुमेंट। अब यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगा सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पर तो नहीं लगा सकती, खैर इस पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगी, ड्रॉ कर सकते हैं कुछ, हाँ,
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देती हूँ फॉर इंस्टेंस ये। अब इसके इन सारे प्रेमिसेस को एक साथ यूज़ करने के बाद मैं जब अप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, टी। ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअली में रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की बेसिस पे मैं लिख रही हूँ कि सारे आर्गुमेंट एक साथ जो हैं हम लिखेंगे एंड गेट करके, फिर उससे जो मेरे पास कंक्लूजन आएगा दैट इज अप्लाई, इम्प्लाई कर रहे होंगे आप तो टी। अब यहाँ पे मैं इसको हाइपोथेसिस इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं इस ब्रैकेट को पूरे को एक ही चीज़ कंसिडर करूँ और फिर इम्प्लीकेशन यूज़ करूँ तो ये मेरे पास हाइपोथेसिस हो जाता है और ये मेरे पास कंक्लूजन हो जाता है एक तरह से। क्लियर हो रही है बात? अभी सिर्फ एक्सप्रेशन समझा रही हूँ, तो ये आपके पास सवाल में आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिस ये देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, ये इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको क्लियर हो गई है कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में ये सारे आर्गुमेंट्स एज अ एंड गेट करके लिखते हैं हम लोग, और फिर जो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर, उस देयरफॉर को हम ये इम्प्लीकेशन से रिप्लेस करते हैं और देयरफॉर के आगे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम कंक्लूजन के तौर पर लिखते हैं। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की एक्सप्रेशन कि दीज आर द प्रीमिसेस और द आर्ग्यूमेंट्स विद द कंजंक्शन गेट इम्प्लाइज टू कंक्लूजन। क्लियर हो रही बात? अब टी तक हम कैसे पहुंच रहे हैं ये चीज़ समझने की है बेसिकली। अब लोग कुछ इस तरह से भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको जो आसान लगे एक तरह से। क्लियर? अच्छा, अब रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज़ करते हुए मैंने बेसिकली टी लेकर आना है कि कंक्लूजन टी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि देयरफॉर इट इज़ नॉट टी, यानी कि ट्रू आपका टी जो है कंक्लूजन नहीं है। अगर आ रहा होगा तो हम लिख देंगे कि येस देयरफॉर टी इज़ द कंक्लूजन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है बेटा कि अब देखो मैंने यहाँ पर एंड गेट सबके बीच में यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे भी एंड गेट है और यहाँ पे भी एंड गेट है। अब मैं इन ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, अब इसको आपको पहले गौर से देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिस पे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई हो सकता है। क्लियर? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसी पे ही सबसे पहले आपने रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करना है और किसी और पे नहीं। नहीं, आप जिस भी दो, किसी भी दो को या फिर किसी भी एक पे जिस पे भी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई हो सकता है आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि आपने तो एंड गेट लगाया हुआ है, इट डजेंट मैटर कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के फिर लिखना ज़रूरी है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मेरे पास सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए एक साथ लिख के। अब पहला आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे पास कि निगेशन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे इत्तेफाक से पहले पे ही हम अगर अप्लाई कर सकते हैं तो हमने कर दिया। अब निगेशन पी एंड क्यू कहीं पे भी मुझे कहीं और निगेशन पी और क्यू का जो है कहीं पे भी साथ में कोई रूल अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ कि निगेशन पी और क्यू में से अगर मैं निगेशन क्यू ले लूँ, सॉरी निगेशन पी ले लूँ, तो मैं उसको आर इम्प्लाइज टू पी के साथ यूज़ कर सकती हूँ फॉर मोडेस-टॉलन रूल। मोडेस-टॉलन आपको याद होगा कि वो जिसमें हम कंक्लूजन को निगेट कर रहे होते हैं इम्प्लीकेशन की। ठीक है, जो निगेट कर रहा होता है कंक्लूजन को। एक तो मोडेस-पोनेंट था जो कि फेवर कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मोडेस-पोनेंट होता तो आर इम्प्लाइज टू पी, फिर आता आर, देयरफॉर पी आता आपके पास। लेकिन यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ से निगेशन, देखो निगेशन पी एंड क्यू है, इससे अगर मैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करूं तो मैं क्यू को भी सिंप्लीफिकेशन के तौर पे ले सकती हूँ और निगेशन पी को भी ले सकती हूँ। लेकिन मैं क्यू को इसलिए नहीं ले रही क्योंकि बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें कहीं पे भी क्यू यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो वो तो कहीं पे अप्लाई हो ही नहीं सकेगा किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ मिला के। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई करके हम इससे जस्ट निगेशन पी कंसिडर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें पी यूज़ हो रहा है उसके साथ मैं इसको यूज़ कर लूँगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाई करके करूँ तो मेरे पास क्यू भी मैं उसको कंसिडर कर सकती हूँ, बट क्योंकि मेरे पास आगे किसी आर्ग्यूमेंट में क्यू यूज़ नहीं हो रहा, देयरफॉर आई विल नॉट टेक क्यू एक्चुअली। क्लियर हो रही है बात ये? यस मिस। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने निगेशन पी को सिंप्लीफिकेशन रूल के तहत ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब निगेशन पी रह गया और बाकी के सारे आर्गुमेंट्स एज इट इज़ आ गए यहाँ पे। क्लियर? अब इसके बाद फिर मैंने देखा है कि निगेशन पी आर इम्प्लाइज टू पी एंड देन निगेशन पी, दैट इज़ योर मोडेस-टॉलन लॉ। कहाँ गया मोडेस-टॉलन? ये रहा कि P इम्प्लाइज टू Q एंड निगेशन Q, यानी कि जो आप कंक्लूजन बता रहे हो उसी कंक्लूजन को फिर निगेट करते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में। तो क्या होता है कि हाइपोथेसिस, उसके कंक्लूजन में हाइपोथेसिस को भी हम निगेट कर देते हैं। सो दैट इज मोडेस-टॉलन लॉ। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हम
आर इम्प्लाइज टू पी, ठीक है, एंड निगेशन पी। तो इसका मतलब मॉडस टॉलेंट अप्लाई हो रहा है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, निगेशन आर। यहाँ पे क्योंकि मैं पी और निगेशन पी यानी कि कंक्लूजन को निगेट कर रही हूँ, तो मेरा ये जो आर हाइपोथेसिस है ये भी निगेट हो जाएगा। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके निगेशन पी एंड आर इम्प्लाइज टू पी को हम लोग रूल्स ऑफ क्या कहते हैं मॉडस टॉलेंट के तहत सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, निगेशन आर। ये मेरे पास कंक्लूजन आ जाएगा इस दोनों का। अब इन दोनों को यूज़ करके निगेशन आर आया मॉडस टॉलेंट के तहत, तो बाकी फिर मेरे पास ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स बच गए, ये जो ऊपर वाले हैं ये इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया और फर्दर फिर अब मेरे पास क्या आता है कि निगेशन आर को मैं किसके साथ यूज़ कर सकता हूँ, यही। अब यहाँ पे क्या और अप्लाई हो रहा है, मॉडस पोनेंट, वो जो फेवर करता है। यानी कि ये था मेरे पास कि P इम्प्लाइज टू Q, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट था P देयरफॉर Q आ रहा था। तो यहाँ पे ये निगेशन R ज़रूर है, लेकिन मेरे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट भी तो निगेशन R ही है ना, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। सो निगेशन R इम्प्लाइज टू S एंड निगेशन R, सो मॉडस पोनेंट के रूल के तहत हमारे पास कंक्लूजन क्या आ जाएगा, S। क्लियर। तो S हमारे पास आ गया, तो S हमने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। मैं दोबारा जाके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मॉडस पोनेंट क्या कहता था कि P इम्प्लाइज टू Q एंड देन P देयरफॉर Q। अब वहाँ पे इत्तेफाक से हमारे पास P की जगह क्या है, निगेशन R है, लेकिन स्टिल दूसरे आर्ग्यूमेंट में भी निगेशन R ही आ रहा है, तो वो काइंड ऑफ मेरे पास एक ही प्रोपोजिशन, सेम प्रोपोजिशन ही कंसिडर होगा। इट डजेंट मैटर उसमें निगेशन आ रहा है तो क्या हुआ, क्लियर। लेकिन प्रोपोजिशन क्या है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में सेम ही तो है, P इम्प्लाइज टू Q, P देयरफॉर Q, तो कंक्लूजन Q आ रहा है। अब वहाँ पर मेरे पास है निगेशन R इम्प्लाइज टू S, निगेशन R, तो देयरफॉर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, S। क्लियर। तो इस वजह से हमारे पास वहाँ पे मॉडस पोनेंट के तहत S आ रहा है। सिर्फ निगेशन R एंड निगेशन R इम्प्लाइज टू S, देयरफॉर S, ये मॉडस पोनेंट के तहत हमारे पास S आ गया। अब बाकी रह गया एक और S इम्प्लाइज टू T हमारे पास आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे दोबारा मॉडस पोनेंट अप्लाई हो रहा है, यानी कि S वही P इम्प्लाइज टू Q एंड P तो Q आ रहा है, सो S इम्प्लाइज टू T, S देयरफॉर T हमारे पास बाय द एंड कंक्लूजन आ गया। कोई सवाल यहाँ तक? सो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक आया है। मिस आई हैव अ क्वेश्चन। जी अक्षय। मिस हम शुरू में जो है पी जो निगेशन पी है वो हाँ। कैसे कॉमन निकाल रहे हैं वो बता दें। वो सिंप्लीफिकेशन लॉ है हमारा, एक रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में ना सिंप्लीफिकेशन लॉ है एक, मैं दिखाती हूँ अभी। मैंने बहुत ही कम किए, देखो P एंड Q आ रहा है ना, ठीक है। अब इस P और Q में से आप किसी एक को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन रूल है, ये Okay, रूल miss. के तहत ही किया, मैंने खुद नहीं किया था। और अच्छा, और ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको जिस वेरिएबल की ज़रूरत हो आप उसको ले लें बस, सही है मिस। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास क्योंकि P निगेशन P एंड Q आ रहा है, तो मैंने कहा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्योंकि Q यहीं पे ही जस्ट यूज़ हो रहा है और कहीं और पे तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, मैं बस निगेशन P ले लेती हूँ। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास। और कोई सवाल? Yes. नो मिस। ओके। ओके, अब एक और हमारे पास एग्जांपल आ गया और ये भी बहुत ही आसान सा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो बेसिकली हम यहीं पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे तो इफ़ कंडीशन ही यूज़ हो रही है, तो इफ़ की कंडीशन आप लोगों को याद होगा कि इफ़ ज़्यादातर किस में यूज़ हो रहे थे, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में, वो जो एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करते हैं कि P इम्प्लाइज टू R, R इम्प्लाइज टू P Q, सो P इम्प्लाइज टू Q, एक तरह से ये वाला हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला आ रहा था। ओके, अच्छा, एक और भी बात याद रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अगर एक्सप्रेशन आपके पास डिफरेंट आ रही हो, इम्प्लीकेशन की बात कर रही हूँ, सो रिमेंबर कि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो इम्प्लीकेशन है, हमने देखा था कि इम्प्लीकेशन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहीं पे अगर निगेशन वाली चीज़ भी आ रही है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इस चीज़ से। सो यहाँ पे अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल फिनिश राइटिंग द ई प्रोग्राम। ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया मेरे पास। फिर दूसरा आ रहा है इफ़ यू डू नॉट सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल गो टू स्लीप अर्ली, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट है इफ़ आई गो टू द स्लीप अर्ली देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, ठीक है। अब ये तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये कह रहे हैं कि बताएं कि इन तीनों को यूज़ करते हुए क्या ये वाला कंक्लूजन आ सकता है कि इफ़ आई डू नॉट फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। अब कंक्लूजन में तो जो कंडीशनल आपकी जो आपका इन्फर होता है कंक्लूजन, वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में ही होता है और कहीं पे तो होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम
कि इन तमाम एक्सप्रेशन में से अगर नहीं गिवन तो आपको खुद करना होगा कि आप सारे जो यूनिक प्रोपोजिशंस हैं उनको आप सेपरेट करके कोई ना कोई वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने कहा P, दैट इज़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज। Q आ गया आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम। R आया आपके पास आई विल गो टू स्लीप अर्ली। और S हो गया आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। ये सारे यूनिक जो मेरे पास प्रोपोजिशंस थे इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, तो मैंने उनको सेपरेट आउट करके लिख दिया। अब मेरे पास इन एक्सप्रेशन की लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने में आसानी हो जाएगी। अब प्रोपोजिशन में पहला स्टेटमेंट था कि इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, दैट इज़ के सेंड ईमेल P आ गया आपके पास, और इफ़ यूज़ हो रहा है तो मैंने इम्प्लीकेशन अप्लाई कर दिया। देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम Q आ रहा है, तो पहली लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास P इम्प्लाइज टू Q। दूसरी एक्सप्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि इफ़ यू डू नॉट सेंड मी एन ईमेल, सेंड मी ईमेल था मेरे पास P, और वो कह रहा है कि डू नॉट सेंड मी, तो निगेशन P हो गया मेरे पास। मैसेज देन आई विल गो टू स्लीप अर्ली, आई विल गो टू स्लीप अर्ली मेरे पास R है प्रोपोजिशन, तो निगेशन P इम्प्लाइज टू R हो गया। इसकी एक्सप्रेशन ये होगी मेरे पास। देन थर्ड पे आते हैं, इफ़ आई गो टू स्लीप अर्ली, स्लीप अर्ली में कहाँ है, R ही है, तो R आ गया आपके पास। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, ये मेरे पास लास्ट प्रोपोजिशन है S, तो मैंने लिख दिया R इम्प्लाइज टू S, ठीक है। अब कंक्लूजन की जो एक्सप्रेशन है वो बन रही है कि इफ़ आई डू नॉट फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, कहाँ है, Q आ रहा है, आई विल फिनिश राइटिंग प्रोग्राम Q है, तो डू नॉट में आपके पास निगेशन Q आ गया, ठीक है। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश, आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश R, तो यानी निगेशन Q इम्प्लाइज टू S। अब ये ऊपर जो तीन एक्सप्रेशन गिवन है ये मेरे पास मेरे प्रेमिसेस या फिर मेरे हाइपोथेसिस हो जाएंगे, ठीक है, मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। इनको मैंने एंड गेट से सबको मिला के लिखना है, और मेरे पास कंक्लूजन क्या हो जाएगा जो कि इम्प्लाई करके हम लिखते हैं, वो हो जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज टू S, राइट। वही सेम आर्ग्यूमेंट आ गया हमारे पास यहाँ पर। इसको उस तरीके से भी यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। एक तो इस तरीके से भी लोग करते हैं नॉर्मली, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा आसान और अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बनी हुई होती है, तो समझ भी सारा का सारा आ रहा होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, वही, ये मेरे पास पहला आर्ग्यूमेंट था P इम्प्लाइज टू Q एंड निगेशन P इम्प्लाइज टू R एंड R इम्प्लाइज टू S। अब ये सारे मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इनका मेरे पास बेसिकली इनको मैं ब्रैकेट से क्लोज करके ये आर्ग्यूमेंट्स, और ये मेरे पास हो जाएगा कंक्लूजन क्या था मेरे पास कि निगेशन, ये जो मेरे पास है ये बेसिकली मेरी यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये मेरे पास निगेशन Q इम्प्लाइज टू S आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास टाइप नहीं हो पा रहा है वरना मैं लिख देती, तो ये मेरे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन बन जाएगी इसकी। हाँ जी अक्षय क्या पूछना है बेटा? मिस हम बीच में एंड गेट क्यों लगा रहे हैं? एंड गेट हम लोग जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स जब तक सारे के सारे एक दूसरे के साथ ट्रू नहीं हो जाएंगे ना, एंड गेट का यही होता है ना कि P एंड Q अगर मैं कह रही हूँ तो P एंड Q जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। अगर इन बिटवीन कोई भी एक आर्ग्यूमेंट अगर फेल हो जाएगा तो वो कंक्लूजन फिर फुलफिल नहीं होता। इसी वजह से आपके पास हमेशा जो टोपोलॉजी जो एक्सप्रेशन है वो बाय द एंड टोटोलॉजी होता है आपके पास। क्लियर? हम एंड गेट इसलिए लगा रहे हैं कि सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए एक साथ, इसमें चॉइस नहीं है आपके पास कोई और गेट लगाने का। ओके, फिर अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे तीन ही एक्सप्रेशन है, तो यकीनन यहाँ पे सारी इम्प्लीकेशन यूज़ हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये आ रहा है कि P इम्प्लाइज टू Q, और ये आ रहा है निगेशन Q से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर ये निगेशन यहाँ पे नहीं होता तो शायद ये हो जाता कि P इम्प्लाइज टू Q, Q इम्प्लाइज टू R और P इम्प्लाइज टू R हो जाता। अब मसला ये है कि मेरे पास ये निगेशन Q में है, ठीक है, और यहाँ पे ये Q नहीं है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपको निगेशन एक्सप्रेशन चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास इम्प्लीकेशन है उसको उसकी जो कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रॉपर्टी है उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे निगेशन Q चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको P इम्प्लाइज टू Q है, इसको मैं अगर इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रॉपर्टी करूँगी तो क्या हो जाएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज टू P हो जाएगा। ऐसा ही है, सॉरी यहाँ पे ये P है और मैं Q को कह रही हूँ बेसिकली, तो P है तो उसको निगेट करने के लिए हम लोग इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे, P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज टू निगेशन P हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे मैंने इसको गलती से Q कह दिया था, इट्स P एक्चुअली। क्लियर है? यानी कि दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको निगेशन P है और यहाँ पर आपके पास सिंपल P है, तो इम्प्लीकेशन को हम निगेशन बना सकते हैं ना बाय यूजिंग इट कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रॉपर्टी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको मैंने निगेशन में लिख दिया और वो हो गया निगेशन Q इम्प्लाइज टू निगेशन P। अब इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में भी मेरे पास P आ गया निगेशन और इसमें भी आ गया। अब मैं इसमें हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा सकती हूँ। जैसे इस एक्सप्रेशन को मैंने कॉन्ट्रापॉजिटिव किया है तो ये मेरे पास बन गया निगेशन Q
इम्प्लाइज निगेशन P। फिर दूसरा एक्सप्रेशन बन गया निगेशन P इम्प्लाइज R। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ में यूज कर सकती हूँ बाय द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस ऑफ hypothetical syllogism कि negation Q implies to negation P, now negation P implies R, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा negation Q implies R। तो ये हमारे पास इसका कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। क्लियर? hypothetical syllogism की अगर हम लोग एग्जाम्पल पे जाए, ये रहा P implies to Q, Q implies to R, therefore P implies to R। ये आपके पास hypothetical syllogism लॉ है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का। तो उसके तहत हमने यहाँ पर क्या किया, उसको इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई करके लिख दिया निगेशन Q इम्प्लाइज R। जो पहला और जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट होता है ये दोनों फिर सिंप्लीफाई होके हम लिख देते हैं। क्लियर? दैट इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। अब इन दोनों को अगर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया विद हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म तो लास्ट मेरे पास ये एक आर्ग्यूमेंट बन गया। ठीक है, अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या आया, निगेशन Q इम्प्लाइज R, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया अब मेरे पास R इम्प्लाइज टू S। ये भी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है। देखिए कैसे, निगेशन Q इम्प्लाइज R, R इम्प्लाइज S। ये याद रखें कि दूसरा आर्ग्यूमेंट उसी से ही स्टार्ट हो रहा है जो कंक्लूजन है पहले वाले में। ठीक है, सो निगेशन Q इम्प्लाइज R, R इम्प्लाइज S, देयरफॉर निगेशन Q इम्प्लाइज S। तो ये आपके पास बाय द एंड हाइपोथेटिकल के थ्रू कंक्लूजन आ गया। तो यही हमारे पास कंक्लूजन था। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इसका कंक्लूजन इन सारे आर्ग्यूमेंट्स का यही होगा। कोई सवाल बेटा यहाँ तक? नो मैम। नहीं है? चले मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, फिर आप लोग करके बताएं जरा मुझे। ओके, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक मिनट ये स्टॉप करूँ, वो फिर शेयर कर देती हूँ। ये क्लास एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें आप अगर देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये आपके पास है कि इफ़ आई एम सिक देयर विल बी नो लेक्चर टुडे। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है लॉजिकल। आइदर देयर विल बी ए लेक्चर टुडे और ऑल स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी। और फिर एक और अब ये दूसरा आर्गुमेंट है, और तीसरा आर्गुमेंट है द स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी। अब ये एक और आपके पास तीसरा आर्गुमेंट है, देयरफॉर यानी कि कंक्लूजन है आई एम नॉट सिक। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो यूनिक सेंटेंसेज हैं यानी कि यूनिक प्रोपोजिशंस हैं उनको आप एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को बनाएंगे, फिर उसके बाद इस पर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करके चेक करेंगे कि आई एम नॉट सिक उसका आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। एक तो ये सवाल हो गया। फिर एक सवाल है आपके पास कि ज़रूरी नहीं हमेशा यूँ इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन हो तो उसी को ही आप हमेशा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के लिए पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन उसकी बनाएंगे एंड देन उसको प्रूव करेंगे। कुछ ऐसा होता है कि आपके पास डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन लिखी हुई होंगी और आपने प्रूव करना होगा कि उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन ये प्रूव आ रही है या नहीं। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा क्योंकि एंड गेट आ रहा है अब। क्लियर? ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होगी आपके पास और ये दूसरी एक्सप्रेशन होगी आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन आ रहा है, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन अप्लाई हो रहा है और निगेशन पी आपके पास देयरफॉर यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। सिमिलरली आई थिंक ये वाला तो हमने अभी किया है काइंड ऑफ। फिर ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एंड देन ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। अब ये कितने सवाल हो जाएंगे, 4। ये चारों ज़रा करें और करके मुझे ज़रा बताएं। शेयर हो रहा है सबके साथ? मिस ये जो देयर विल बी नो लेक्चर है, ये निगेशन होगा या सिर्फ एज अ स्टेटमेंट काउंट होगा? देयर विल बी अ लेक्चर टुडे, देयर विल बी लेक्चर टुडे, ये एक प्रोपोजिशन हो जाएगा। देयर विल बी नो लेक्चर टुडे वो फिर निगेशन में हो जाएगा। ठीक है,